हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11 के इतिहास का अध्याय नंबर 6 और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की क्विज यानी कि बहुविकल्पिक प्रश्नोत्तरी करेंगे और पाठ का नाम है 3 वर्ग। तो शुरू करते हैं क्विज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूरोप में 3 सामाजिक वर्ग कौन से थे, यानी कि व्हाट वर द 3 सोशल क्लासेस इन यूरोप। तो पहला ऑप्शन है राजा, ईसाई, पादरी और भूमिधारक अभिजात वर्ग, और बी है भूमिधारक अभिजात वर्ग, कृषक और तीसरा है दास, और सी है ईसाई, पादरी, भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक, और अंतिम डी है भूमिधारक अभिजात वर्ग और कृषक और दास। तो आपको बताना है कि इनमें से ए बी सी डी में से कौन सा जो विकल्प जो है वो सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि यूरोप के सामाजिक वर्ग में 3 वर्ग थे और वो 3 वर्ग थे, पहला ईसाई पादरी वर्ग, दूसरा भूमिधारक अभिजात वर्ग और तीसरा कृषक वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सामंतवाद यानी कि फेडरलिज्म किस भाषा का शब्द है। फेडरलिज्म इज द वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, बी है फ्रेंच, और सी यूनानी यानी कि ग्रीक, और डी है जर्मन। तो आपको बताना है कि सामंतवाद या फेडरलिज्म जो है किस भाषा का शब्द है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, जर्मन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रांस के राजा शॉलमैन 742 से 814 तक जिनका शासनकाल रहा किससे संबंधित है, यानी कि किंग शॉलमैन ऑफ फ्रांस इज रिलेटेड टू। तो ऑप्शन ए है उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म, और बी है विस्तारवाद यानी कि एक्सपेनिज्म, और सी है सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म, और डी है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। तो आपको बताना है कि ये ए बी सी डी में से राजा शॉलमैन के साथ किसका संबंध है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, सामंतवाद यानी कि फेडरलिज्म। तो सामंतवाद जो यूरोप में हुआ वो राजा शॉलमैन के समय में काफ़ी पनपा है और उसको आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी योगदान रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूरोप के इतिहास में मध्यकालीन युग का समय काल क्या है। तो द टाइम पीरियड ऑफ मेडाइवल एज इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप इज। ऑप्शन ए है 10वीं से 15वीं शताब्दी यानी कि 10th to 15th सेंचुरी, ऑप्शन बी है 5वीं से 15वीं शताब्दी यानी 5th to 15th सेंचुरी, ऑप्शन सी है 1ली से 10वीं शताब्दी यानी कि 1st to 10th सेंचुरी, और डी है 1ली से 5वीं शताब्दी यानी कि 1st to 5th सेंचुरी। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा समय काल जो मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास को दर्शाता है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, 5वीं से 15वीं शताब्दी है यूरोप के इतिहास का ये पीरियड मध्यकालीन युग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रांस के मार्क ब्लॉक जो कि 1886 से 1944 तक का जिनका जीवन काल है ने किस विषय पर कार्य किया है, यानी कि ऑन व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्क ब्लॉक ऑफ फ्रांस 1886 to 1944 वर्क। तो ऑप्शन ए है कृषकों की आर्थिक दुर्दशा पर, ऑन द इकोनॉमिक प्लेग ऑफ द फार्मर, और बी है सामाजिक संरचना को समझने में यानी कि अंडरस्टैंडिंग सोशल स्ट्रक्चर, सी है सामंतवाद के विषय में यानी कि अबाउट फेडरलिज्म, और डी है चर्च की प्रभुसत्ता पर यानी कि ऑन द सोवरिटी ऑफ चर्च। तो आपको बताना है कि ये फ्रांस के जो मार्क ब्लॉक है ये किस विषय से संबंधित हैं, उन जिन पे उन्होंने कार्य किया है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब।
इसका सही जवाब है सी, सामंतवाद के विषय में, यानी कि अबाउट फेडरलिज्म। तो इन्होंने फेडरलिज्म के ऊपर, सामंतवाद के ऊपर काफ़ी कार्य किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पश्चिम यूरोप में परिवारों और जनसंख्या की जानकारी के स्रोत हैं, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन फैमिलीज एंड पॉपुलेशन इन वेस्टर्न यूरोप आर। तो ऑप्शन है चर्च से मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के दस्तावेजों से, यानी कि फ्रॉम बर्थ, डेथ एंड मैरिज डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन द चर्च। बी है गीतों और कहानियों द्वारा, बाय सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। और सी है भू स्वामित्व के विवरणों द्वारा, यानी कि बाय लैंड ओनरशिप डिटेल्स। और डी है इतिहास की पुस्तकों द्वारा, यानी कि बाय हिस्ट्री बुक्स। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा उत्तर सही है। उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है ए, चर्च में मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के जो दस्तावेज थे उनसे परिवारों के और जनसंख्या के बारे में पता लगता है। आप इससे लगा सकते हैं कि किस परिवार में किसका जन्म हुआ, किसकी मृत्यु हुई, क्योंकि उसमें रिलेटिव्स के नाम से, मदर फादर वगैरह के नाम वगैरह शामिल होते हैं। तो पता लग जाता है कि ये भाई बहन के कितना बड़ा परिवार रहा होगा, कितने उसमें भाई बहन रहे होंगे, परिवार का आकार कैसा रहा होगा, विवाह वगैरह से और इनसे जन्म और मृत्यु से जनसंख्या की भी जानकारी पता लग जाती है। तो इस तरह से ये चर्च में जो जन्म, मृत्यु और विवाह के दस्तावेज जो पंजीकृत होते थे उनसे परिवारों की और जनसंख्या की जानकारी निकल कर आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूरोपीय त्योहारों और सामुदायिक गतिविधियों की जानकारी का बोध किनसे होता है, यानी कि किन चीज़ों से होता है। Who is aware of information about European festivals and community activities? तो ऑप्शन है चर्च से मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के दस्तावेजों से, यानी कि फ्रॉम बर्थ, डेथ एंड मैरिज डॉक्यूमेंट्स फाउंड इन द चर्च। बी है गीतों और कहानियों द्वारा, यानी कि बाय सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। और सी है भू स्वामित्व के विवरणों द्वारा, यानी कि बाय लैंड ओनरशिप डिटेल्स। और डी है इतिहास की पुस्तकों द्वारा, यानी कि बाय हिस्ट्री बुक्स। तो आपको बताना है कि ABCD में से कौन सा विकल्प सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, गीतों और कहानियों द्वारा, क्योंकि त्योहारों और जो कम्युनल जो भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर, कम्युनिटी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी, उनको सभी संस्कृतियों में गीतों, कहानियों आदि के रूप में गाया और कहा जाता है। तो इसीलिए गीतों और कहानियों से इनके बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फेडरलिज्म यानी कि सामंतवाद फ्यूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ है फेडरलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड फ्यूड विच मीन्स ए, शासक वर्ग यानी कि रूलिंग क्लास। बी है भूमि का टुकड़ा यानी कि पीस ऑफ लैंड। सी है धनी लोगों का समूह यानी कि रिच ग्रुप। और डी है प्रभावशाली समाज यानी कि इन्फ्लुएंशियल सोसाइटी। तो आपको बताना है कि इनमें से सही विकल्प कौन सा है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, भूमि का टुकड़ा, यानी कि फ्यूड, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसी से फेडरलिज्म बना है। इसका जो मूल अर्थ है वो है भूमि का टुकड़ा, क्योंकि राजा द्वारा जो है सामंत को एक भूमि का टुकड़ा दिया जाता था जहाँ से वो कर वगैरह वसूल करता था। तो उस भूमि के टुकड़े को फ्यूड कहते थे, इसीलिए उनके ऊपर आधारित ये जो सामंतवाद था वो फेडरलिज्म कहलाया। क्वेश्चन नंबर 9 है, जर्मनी की जनजाति फ्रैंक ने किस प्रदेश को अपना नाम देकर फ्रांस बनाया, यानी कि जर्मन ट्राइब फ्रैंक गेव फ्रांस इट्स नेम आफ्टर विच नेम। तो आपको बताना है कि फ्रैंक जो जनजाति थी जर्मनी की, उसके नाम पर एक प्रदेश का नाम फ्रांस पड़ा। तो वो प्रदेश पहले क्या कहलाता था। तो ऑप्शन है गोथ, बी है गॉल, सी है नॉर्मंडी और डी है फ्रैंकिश। तो आपको बताना है ABCD में से कौन सा सही है। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका सही जवाब है बी, गॉल। अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, 11वीं सदी में इंग्लैंड स्कॉटलैंड के द्वीपों को फ्रांस के किस प्रांत के राजकुमार द्वारा जीत लिया गया।
इन द 11th century the islands of England Scotland were conquered by the prince of which province of France। तो ऑप्शन ए है गोथ, बी है गॉल, सी है नॉर्मंडी और डी है फ्रैंकिश। तो आपको बताना है कि किस प्रांत के राजकुमार ने इंग्लैंड स्कॉटलैंड द्वीपों को जो जीत लिया था, फ्रांस के किस प्रांत से वो संबंधित था। तो उसके लिए आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका जो सही जवाब है वो है सी, नॉर्मंडी। तो नॉर्मंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीत लिया था। इसके साथ ही ये क्विज समाप्त हुई। आपने इसको देखने के लिए जो अपना कीमती समय दिया उसके धन्यवाद। अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिए और उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 10 में से आपके कितने अंक मिलने हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।